कुछ अर्सा पहले तक क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट 90 प्लस या 80 प्लस मार्क्स ले रहे थे, लेकिन अब क्यों स्टूडेंट जो है वो या सिर्फ पास हो रहे हैं या 60 प्लस मार्क्स ले रहे हैं? वो क्या वजूहात हैं? अक्सर स्टूडेंट हमसे पूछते रहते हैं कि सर ऐसा क्यों है। तो आज के लेक्चर में हम आपके साथ इस सारे प्रॉब्लम के रीजंस क्या हैं और इन प्रॉब्लम्स को फिक्स कैसे किया जा सकता है, सॉल्यूशंस क्या हैं, कैसे आप दोबारा 80 या 90 प्लस पे जा सकते हैं, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड तक वीडियो देखिए ताकि आप जान सकें कि किस तरीके से आप अगेन 80 या 90 प्लस मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप ग्रेड 11 या 12 के स्टूडेंट हैं और आप फेडरल बोर्ड के एग्जाम की या किसी और बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप परेशान हैं कि पहले स्टूडेंट के मार्क्स 80-90 प्लस आते थे, अब हमारे मार्क्स इतने क्यों नहीं आते, तो आज की हम इस वीडियो में रीजंस, वजूहात क्या है नंबर ना आने की और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि पिछले 2 सालों से एक नया सिलसिला मुतारिफ करवाया गया पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में, स्पेशली एग्जामिनेशन सिस्टम में, जिसको हम कहते हैं SLO बेस्ड एग्जाम सिस्टम। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के बुनियाद पे एग्जाम होगा। उसके आने के बाद जो रिजल्ट्स हैं बोर्ड्स के वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए। जो रिजल्ट्स 80 या 70 प्लस में आते थे वो 50 या 60 प्लस में आने लग गए हैं। वजूहात क्या है? 2 बड़ी बातों को हमें समझना होगा। पहले हम देखते हैं कि ओल्ड सिस्टम था क्या, जिसमें हम 80 या 90 प्लस नंबर लेते थे। ओल्ड सिस्टम में क्या था? आप रूट लर्निंग पे काम करते थे, मेमोराइजेशन पे काम करते थे। आपके पास एक टेक्स्ट बुक थी, उसके कुछ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस आप लोग याद कर लेते थे या उनको अंडरस्टैंड कर लेते थे। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को आप अंडरस्टैंड कर लेते थे और उन्हीं में से एग्जैक्टली पेपर आता था। इवन अगर प्लस माइनस का भी फर्क हो जाए तो कहा जाता था कि क्वेश्चन गलत है या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया है। तो चूंकि हम इतने अरसे तक हमें एक आदत रही और इसी निजाम में हम पेपर देते रहे, तो हम अभी भी उसी पैटर्न को फॉलो किए हुए हैं। हम अभी भी बुक की एक्सरसाइजेस करते हैं। हमारे जहां कहीं हम पढ़ते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, वहां पे जो हमारे एग्जाम्स दिए जा रहे हैं, जो हमारे टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं, तकरीबन 90%, 95% से ज्यादा जगहों पे अभी तक उसी पैटर्न के साथ प्रिपरेशन की जा रही है, जिसकी वजह से आप 60 प्लस या जस्ट पास पर मौजूद है। SLO बेस्ड में सिस्टम बदल गया है, आप नहीं बदल रहे, आपकी प्रिपरेशन का स्टाइल नहीं बदल रहा, इसकी वजह से आप 80 या 90 प्लस पे नहीं पहुंच रहे। तो फिर क्या करना चाहिए? अब क्या है, SLO सिस्टम में क्या होता है बेटा, कॉन्सेप्चुअल स्टडीज है। हर कंटेंट का एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 ऐसे होगा, 2 ऐसे होगा, 3 ऐसे होगा और वही सवाल आपको आता होगा। उससे मिलता जुलता भी अगर सवाल आ जाए तो आप करने के काबिल ना हो। मैं सिर्फ मिलते जुलते की बात कर रहा हूं, अभी हम एप्लीकेशन की तो बात ही नहीं कर रहे। अगर वो अंडरस्टैंडिंग जो आपने हासिल की है उसको अप्लाई करना भी आ जाए तो फिर तो और प्रॉब्लम वाली बात है। इसलिए अब आपको कॉन्सेप्ट्स पे काम करना होगा। जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो देन आप उस कॉन्सेप्ट को दिए गए किसी भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना जानते हैं और आपको कहा जाए कि ये 2 टावर्स हैं, एक टावर ये है, एक टावर ये है, आपने इन टावर्स की पोजीशन आपके पास गिवन हो और आपने एक टावर प्लेस करना है जिसका डिस्टेंस A और B से इक्वल डिस्टेंस पर हो, तो उस टावर के पाथ की इक्वेशन अगर आपसे पूछी जाए
तो अब ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि आपने लाइन ऑफ इक्वेशन के फाइंड आउट करने के जो फार्मूला सीखे थे उनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट आपके इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को वहां पे अप्लाई कर सकें। अगर आप इंटीग्रेशन जानते हैं, आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना जानते हैं, कोई ऐसा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ गया है जिसमें दो वेरिएबल्स का कनेक्शन बताया गया है, एक वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज सेकंड के साथ गिवन है आपके पास और कुछ इनिशियल कंडीशंस बताई गई हैं और एक वेरिएबल की वैल्यू देकर दूसरे की पूछी गई है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, इनिशियल कंडीशन का कॉन्सेप्ट, वो सारे वहां पर अप्लाई होंगे। वो अगर आपने अंडरस्टैंड किए होंगे तो आप इजीली वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसलिए कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर होगा, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। समटाइम्स अगर और ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आया हुआ हो तो देन हायर ऑर्डर थिंकिंग, आपने वहां एग्जाम में थिंकिंग प्रोसेस को भी यूज करना है कि उस कॉन्सेप्ट तक पहुंचने के लिए, उस रिक्वायर्ड क्वेश्चन तक के रिजल्ट तक पहुंचने के लिए आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए। इसीलिए हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि हम आपके साथ जो पास पेपर सॉल्व करेंगे उसमें थिंकिंग प्रोसेस शेयर करेंगे हर क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन हमने देखा, उसका गिवन देखा, हम देखेंगे रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड तक पहुंचने के लिए कौन सा फार्मूला या कौन सा कॉन्सेप्ट जो है उस कंडीशन को होल्ड करेगा ताकि हम वहां तक पहुंच सकें। सो एसएलओ सिस्टम में अगर आप इन तीन चीजों को समझ जाते हैं तो आपका सॉल्यूशन जो है 80-90 वाला निकल सकता है। नेक्स्ट बात क्या है, स्टूडेंट स्टिल स्टडी ओल्ड वे। अभी तक मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट अभी तक ओल्ड वे से जो है वो प्रिपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको क्या करना चाहिए एसएलओ बेस्ड सिस्टम में? एसएलओ बेस्ड सिस्टम की डिमांड क्या है कि आप जो है, आपने फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट समझा, आप पहले बेशक अपनी बुक के उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लें, उसके बाद उससे रिलेटेड और बुक्स के क्वेश्चंस करें या और क्वेश्चन जो जनरेट करवाएं और उनको सॉल्व करें, फिर उनके रिजल्ट्स चेक करें कि क्या वो आप कर सकते हैं, क्या उनके रिजल्ट्स आपके ठीक हैं। अपने टीचर से बात करें, अपने टीचर से सॉल्व करवाएं या टीचर से डिस्कस कीजिए उनको। यही सारी बातें हम आपके एग्जाम तक आपके साथ शेयर करेंगे। हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट शेयर करेंगे, मुश्किल क्वेश्चन का थिंकिंग प्रोसेस शेयर करेंगे और प्लस जितने भी अवेलेबल पास पेपर्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। हो सकता है पास पेपर्स हम लाइव सेशन में शेयर करें ताकि आपके अगर क्वेश्चंस हैं तो आप उसी वक्त हमसे डिस्कस कर सकें। सो एग्जाम्स एंड टेस्ट ओल्ड मेथड पे आ रहे हैं, आपको इसको बेटा खत्म करना होगा और आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके और एसएलओ बेस्ड सिस्टम में आया हुआ पेपर आप अटेम्प्ट कर सकें। अब एसएलओ सिस्टम में मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन का भी प्रॉब्लम है। पहले अगर एक क्वेश्चन था तो आपको लिखा होता था सॉल्व और उस पूरे क्वेश्चन के नीचे लिखा होता था 8 मार्क्स। अब ऐसा नहीं है। उम्मूमन ऐसे क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन के सब पार्ट्स हों, 3 या 4, ताकि अगर आपने पहला पार्ट किया उसका 1 नंबर मिल जाएगा, दूसरा पार्ट किया है तो एक और नंबर मिलेगा, अगर आपने थर्ड पार्ट भी सही किया है तो नंबर मिलेगा। एसएलओ बेस्ड सिस्टम में मार्किंग स्कीम बहुत ज्यादा क्लियर है। अब एग्जामिनर जो है वो अपनी मर्जी से सारा रिजल्ट चेक किया, अगर आपने आंसर सही लिखा हुआ है, बीच में से नहीं भी देखा, 8 में से 8 नंबर दे दिए। अब ऐसा नहीं है। आपकी जो मार्किंग स्कीम है वो हर स्टेप के लिए अलग अलग मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये भी प्रॉब्लम है 60 प्लस तक में रहने का, क्योंकि जब एक साथ नंबर दिए जाते थे तो 8 में से 6, 5, 7 इस तरह नंबर मिल जाते थे। अब अगर कोई पार्ट करेक्ट नहीं है तो उसका नंबर नहीं है, जो करेक्ट है सिर्फ उसका नंबर है, जिसकी वजह से नंबर कम हो जाते हैं। पहले सिर्फ मेमोराइजेशन थी ओल्ड सिस्टम में, अब जरूरी है कि आप वाई और हाउ पे काम करें। हर सवाल में ये अपने आप से सवाल करें
कि इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे अगर यूं हो तो क्या होगा, अगर ऐसे करें तो क्या होगा। ये बातें बहुत जरूरी हैं। अगर आप इन पे काम करेंगे, इस तरह की प्रैक्टिसेस करेंगे, तो देन आप अगेन 80 या 90 प्लस पे जा सकते हैं। नो डायग्राम, पहले आप इवन फॉर एग्जांपल पहले एक जो है वो सिस्टम होता था कि आपके पास थ्योरम्स को प्रूव करना आता था, अच्छे खासे बड़े थ्योरम्स होते थे। बहुत से स्टूडेंट मैंने ऐसे भी देखे जिन्होंने थ्योरम की फिगर बनाए बगैर वो पूरा थ्योरम सही लिख लेते थे। इवन ये तक सही बता देते थे कि फिगर में ए कहां होगा, बी कहां होगा और सी कहां होगा। हालांकि विदाउट फिगर जो है वो थ्योरम के 0 मार्क्स थे। विदाउट फिगर थ्योरम को लॉजिकली प्रूव ही नहीं किया जा सकता जब तक आप फिगर ना बनाएं, लेकिन स्टूडेंट उसको याद कर लेते थे, मेमोराइज कर लेते थे। अभी भी वही तरीका चल रहा है बहुत सी जगहों पे, इवन एनालिटिकल ज्योमेट्री में, इवन और बहुत ट्रिग्नोमेट्री के बहुत से एप्लीकेशंस हैं। वहां पर अगर आप डायग्राम नहीं बनाते तो आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अगर आप विद डायग्राम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लेते हैं और डायग्राम्स के भी नंबर रखे जाते हैं। जब मार्किंग स्कीम बनती है, जहां जहां डायग्राम बहुत जरूरी है। अब एप्लीकेशन में अगर एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्लियर कॉन्सेप्ट चाहिए, आपने डायग्राम ही नहीं बनाई, आपने सही क्वेश्चन कर दिया, हो सकता है एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, आपने वो ड्रॉ ही नहीं किया, तो नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए एसएलओ सिस्टम में डायग्राम बहुत जरूरी है। जहां जहां रिक्वायर्ड है वहां डायग्राम बनानी पड़ेगी। अभी भी स्टूडेंट सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस की एक्सरसाइजेस करने में पूरे हैं। बड़ी मुश्किल से वो वाले सवालात कंप्लीट कर पाते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि उनको ये खौफ है कि अगर उन्होंने एक एक सवाल नहीं किया तो एग्जाम में वो कैसे करेंगे। इसका मतलब यह है कि आप उन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, आप थिंकिंग प्रोसेस को नहीं समझ रहे। अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक एक क्वेश्चन काफी है। अगर आप एक क्वेश्चन को 100% अंडरस्टैंड कर जाएं, आपको कोई भी सवाल दे दिया जाए बेटा, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, फॉर एग्जांपल आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है, मैंने आपको एक सवाल दिया, आपके जेब में कुछ पैसे हैं, आपके साथ वाले जेब के जो पास हैं वो आपसे 5 रुपए ज्यादा हैं, आप दोनों के जो पैसे हैं उनकी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल 24 है, बताइए आपके पास कितने हैं, उसके पास कितने हैं। अब अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझी हुई है तो इस कंडीशन को आप आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है कि आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप उसको अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई भी कर सकते हैं तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। अगर नहीं, आप कहेंगे ऐसा तो सवाल मेरे एक्सरसाइज में था ही नहीं, तो जाहिर है फिर आप नंबर नहीं ले सकते, आप उस क्वेश्चन के नंबर लूज कर जाएंगे। तो यही वो बातें हैं जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इन बातों पर अगर आप काम करेंगे तो दोबारा इंशाल्लाह आप 80-90 प्लस पे जा सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्बेंस बहुत बड़ा इशू। स्टूडेंट जो है जब एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा देखते हैं अपने सामने कि वो क्वेश्चन तो उन्होंने सॉल्व किया नहीं, वो पहले उन्होंने देखा ही नहीं, अब क्या करें? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं है डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। फॉर एग्जांपल एक क्रिकेटर है, अगर वो एक ही तरह का जो है शॉट खेलता है उसी पे सिर्फ 6 मार सकता है, और किसी तरह की कोई बॉल आ गई, फॉर एग्जांपल हुक बॉल को वो 6 मार सकता है, लेकिन अगर कोई यॉर्कर आ गई या कोई और तरह की बॉल आ गई उस पर नहीं खेल पाता, तो वो फिर वहां पर फेल हो जाएगा। क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आप डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हुए हों, ताकि जब वहां पे आप नया सवाल देखें तो आप बार बार सॉल्व करके काटने में अपना टाइम जाया ना करें। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि पेपर बनाने वाले भी टाइम मैनेजमेंट को अमूमन ध्यान में नहीं रखते, और वो 3 घंटे का पेपर जो कि एग्जामिनर को 2 घंटे में सॉल्व कर लेना चाहिए ऐसा, और आपको 3 घंटे के लिए देना चाहिए, ऐसा अमूमन नहीं होता। इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट तब आपकी बेहतर होगी जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, जब आपने डिफरेंट क्वेश्चंस को किया हुआ होगा, तो आप इजीली जो है अपने टाइम को मैनेज
कर सकते हैं। और अब जब आप टाइम मैनेज कर लेंगे तो देन आप विद इन टाइम पेपर सॉल्व कर सकते हैं और आप 80 या 90 प्लस की तरफ SLO बेस्ड सिस्टम में भी इजीली जा सकते हैं। अब हम आते हैं रियल मसले की हल की तरफ और क्विकली आपसे बात करेंगे कि आप अपना प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कैसे इंप्रूव करेंगे SLO सिस्टम में। बेटा पहली बात, आप हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद आप काम कीजिए हर क्वेश्चन में व्हाई एंड हाउ के ऊपर। सवाल जब करें देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर इस तरह हो तो क्या होगा, अगर ऐसे हो तो क्या करेंगे। देन कॉन्सेप्ट मैप्स एंड फ्लो चार्ट जरूर बनाएं। बहुत सी जगह ये हम आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट मैप्स का। फॉर एग्जांपल आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, आपने इक्वेशन ऑफ लाइन सीखा, आपकी उसमें बुक में 7 से 8 फॉर्म्स हैं। क्या वो सारी फॉर्म जरूरी है? क्या एक ही फॉर्म की वजह से हम नहीं फाइंड आउट कर सकते? वो हम पॉइंट बाय पॉइंट देखते जाएंगे, उसका मैप बनाएंगे या फ्लो चार्ट बनाएंगे ताकि आप उस फ्लो चार्ट को ध्यान में रखें और एग्जाम में जब भी वो क्वेश्चन आए आप उस चार्ट की मदद से आराम से उस अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। तो इस पर आपको काम करना पड़ेगा। वर्क ऑन डायग्राम, जहां जहां डायग्राम जरूरी है डायग्राम्स बनाना जरूर सीखिए, क्योंकि डायग्राम्स आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं कि क्या गिवन है और क्या रिक्वायर्ड है और कौन सा कॉन्सेप्ट जो है उस सिचुएशन को कंट्रोल करेगा। आंसर्स के लिखने के स्टाइल को बेटा चेंज करो। पहले आप फॉर एग्जांपल कोई आप क्वेश्चन सॉल्व करें, आंसर आया, उसके साथ आपने आंसर लिख दिया। बेहतर प्रेजेंटेशन क्या है? आपका सवाल क्या था, लेफ्ट हैंड साइड पे सवाल लिखिए, इक्वल्स आपने क्या रिजल्ट निकाला, रिजल्ट लिखिए और उसको एक बॉक्स के अंदर क्लियर कर दीजिए ताकि एग्जामिनर जो है वो आपको मैक्सिमम नंबर दें जितने आपके टोटल मार्क्स बनते हैं। रिवाइज करें, हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिए और रिवाइज करने के बाद उससे उन कॉन्सेप्ट से मिलते जुलते सवालात को सॉल्व कीजिए। स्मार्ट वर्क जरूरी है, हार्ड वर्क, सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या फर्क है? स्मार्ट वर्क में आप ये सोचते भी हैं कि इस क्वेश्चन को हमने ऐसे सॉल्व क्यों किया। 3 कंडीशंस को आपने सोचना होता है बेटा, गिवन क्या है, रिक्वायर्ड क्या है और कौन सा कॉन्सेप्ट या फार्मूला आपको उस रिक्वायर्ड तक पहुंचाएगा। वो सोचने का स्टाइल क्या होगा, ये स्मार्ट स्टडी है। ग्रुप डिस्कशन, अच्छा ये आप कैसे कर सकते हैं? आप आपस में जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं आप ग्रुप डिस्कशन के थ्रू आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं, जिसको नहीं प्रॉब्लम है वो आपसे पूछे तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। या फिर SLO बेस्ड सिस्टम पे जो अच्छे लेक्चर्स अगर आपको अवेलेबल हो जो आपको थिंकिंग प्रोसेस का बताएं, उनको सुनने से भी आप अपने एग्जाम में बेहतर मार्क्स की तरफ जा सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 6 से 7 मिनट में हो जाना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 10 से 12 मिनट में हो जाना चाहिए। जब भी आप प्रैक्टिस करें इस टाइम को आप अपने जहन में रखते हुए प्रैक्टिस करें ताकि आपकी जो 3 आवर्स का टाइम मैनेजमेंट है पेपर की वो कवर हो सके। एक और बात हम आपसे करना चाहेंगे कि आपको जो टॉपिक्स मुश्किल लगते हैं या जो सवालात का थिंकिंग प्रोसेस आपको समझ में नहीं आया हुआ या आप चाहते हैं कि इन टॉपिक्स पे पहले बात की जाए, वो आप कमेंट के सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ शेयर करेंगे तो हमें एक स्केड्यूल बनाने में, एक लिस्ट बनाने में आसानी होगी कि पहले हमें किन टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए। हमारा इरादा है ट्रिग्नोमेट्री पे हम बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री को एज सून एज पॉसिबल कंक्लूड करके हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की तरफ जाएंगे। अगर आपके जहन में कोई टॉपिक्स या कोई सवालात हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। लेक्चर के लास्ट में बेटा हम आपको ये कहेंगे कि एक बात ध्यान में रखिए, जो कुछ हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ये बिल्कुल, देखिए अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर हमें मोटिवेट करें। देखिए मोटिवेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास एक लम्हे को आई और फिर चली गई और आप मोटिवेट हो गए। बेटा मोटिवेशन जो है वो हार्ड वर्क और थिंकिंग प्रोसेस से आती है, ये कंटिन्यूअस वर्क है।
पढ़ना इतना आसान काम नहीं है जितना हमने समझ रखा है। अपनी बहुत सी ख्वाहिशात, अपनी बहुत सी चीजों को मारना पड़ता है। डेली 6 to 8 आवर्स विद कॉन्सेप्ट स्टडी करनी पड़ती है, तब जाके बेटा आप जो है 80-90 मार्क्स तक पहुंचेंगे। हम आपको रियल सिचुएशन बताएंगे, हम आपको ऐसे नहीं कहेंगे आप मेरी तरह के बहुत से लेक्चर्स को सिर्फ सुन लें और उस पर अमल ना करें, उसको करने की कोशिश ना करें, तो आप यहां तक नहीं पहुंच सकते। सिर्फ सुनने से आपका मसला हल नहीं होगा। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके एग्जाम में इतना टाइम है कि आप कॉन्सेप्ट्स के साथ स्टडी करके दोबारा 60 ना मार्क्स या पास होने के बजाय 80 या 90 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। हम अपने इस जो 50 डे प्लान है उसमें आपके साथ आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं, हम जितने भी हार्ड कंटेंट है, टॉपिक्स हैं, उनको आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस का जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको डिस्कस करेंगे, और कम से कम 2 फुल लेंथ पेपर्स जो है वो हम आपके साथ यहाँ बोर्ड पर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ये वाला जो सेशन है पास पेपर्स को सॉल्व करने की थिंकिंग प्रोसेस वाला, उसको हम लाइव सेशन में कन्वर्ट करें अगर हम नेट के इशू को सॉल्व करने में कामयाब हो गए। टिल देन, अल्लाह हाफिज।